हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास का टॉपिक है ये ग्रेविटेशन। थर्ड चैप्टर है आपका, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में जो है फर्स्ट टॉपिक चीज़ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये पढ़ाने जा रहे हैं कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? तो बच्चों, ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड एप्लीकेबल इन होल यूनिवर्स। ग्रेविटेशन इज ए अट्रैक्टिव फोर्स which apply या which use in whole universe। कभी भी कोई भी चीज़ हमारे पूरे यूनिवर्स में विदाउट ग्रेविटेशन जो है वो नहीं है। चाहे वो हमारी गैलेक्सी हो, चाहे वो हमारा सोलर सिस्टम हो, या वो हमारी अर्थ हो, या सैटेलाइट्स हों, या फिर हमारे पास हम कोई बॉडी फेंकते हैं अर्थ पे वो हो, या अर्थ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं वो हैं। इवन अर्थ पे भी अगर लाइफ है देन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। उसमें भी कोई चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो भी ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बिकॉज it is applicable in whole universe. It is applicable in whole universe. Therefore, it is called universal law of gravitation. And it is discovered by Newton, scientist Newton. Then it's also known as Newton's law of gravitation. तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे लिया है टू बॉडीज लिए हैं। Let us consider there are two bodies of masses m1 and m2 and r is a separation between these two bodies. This distance is always measured from the center of these bodies. We can use distance d, x और r. हम चाहे r यूज करें, चाहे हम स्मॉल d यूज करें, या हम स्मॉल x यूज करें, या कैपिटल x, कैपिटल y, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का सिंबल हम r, x, y, a, b, c कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस है। अलग अलग बुक्स में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल है, वो अलग अलग यूज किया हुआ है। Then according to Newton's law of gravitation, the force of attraction between two bodies is directly proportional to product of their masses. According to Newton's law of gravitation, the force of attraction between two bodies is directly proportional to product of their masses m1 m2 and force is also inversely proportional to 1 जब आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में है तो force is inversely proportional to the square of distance between these two bodies। जब भी कोई चीज 1/d, 1/x, 1/f, 1/y आएगा तो उसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। रेसिप्रोकल होता है बट लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और अगर उसका मैसेज बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना चाह रहे हो तो 1/r² बोलेंगे। अदरवाइज ज्यादा अच्छा है कि आप ये बोलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Combining equation 1 and 2, we can write F proportional to m1 m2 over r square. F proportional to m1 m2 upon r square. Proportional to का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? F is equal to capital G m1 m2 over r square। हमेशा फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शनल टू साइन हटता है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा दैट इज नॉट ऑलवेज इक्वल। प्रोपोर्शनल की जगह हम इक्वल नहीं करेंगे, विद सम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल इक्वल टू करेंगे। वो कांस्टेंट अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग आता है। तो F is equal to capital G m1 m2 over r square, where capital G is universal law of gravitational constant। Universal law of gravitational constant, universal gravitational constant, capital G is known as universal gravitational constant।
तो ये हुआ बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, बहुत ज्यादा आपको याद जरूरी है याद रखने के लिए। जब भी ये आएगा डायरेक्टली आप इक्वेशंस नहीं लिखोगे, आप उसमें स्टेटमेंट के साथ लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। और कंबाइन करके फिर आप इतना पूरा करोगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये नहीं आता है, तो 5 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? अभी हमने बताया कि जो जी है दैट इज कांस्टेंट and known as universal gravitational constant। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो बच्चों आपको ये भी बता दूं कि जब भी हम किसी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी होती है। वो कांस्टेंट की डेफिनेशन जहां वो यूज हुआ था वहीं से ही उसकी डेफिनेशन बनाई जाती है। इस फॉर्मूले में यूज हुआ था F is equal to कैपिटल G m1 m2 r स्क्वायर। कैपिटल जी निकालना है हमको, देन कैपिटल जी इज इक्वल टू f into r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना है लेट m1 m2 इज इक्वल टू 1 kg if the mass of body is 1 kg and r is 1 मीटर। तो इनको पुट कर देंगे आप, देन केवल क्या बचेगा हमारे पास g इज इक्वल टू f। इतनी सारी कंडीशंस हम लगाएंगे तो केवल हमें ये होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको सोचिए डिफाइन कैसे करेंगे हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन वी टेक यूनिट मास ऑफ द बॉडीज एंड यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। अगेन सुनिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर यूनिट मास and unit distance between two bodies। यूनिट वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है 1। यूनिट मींस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू जरूर आपको याद रखनी पड़ेगी। इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 to power minus 11। यूनिट हमने यहाँ से निकाली है, यूनिट आपको आनी चाहिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मीटर स्क्वायर हो गई, मास की यूनिट केजी। The unit of capital G is Newton meter square per kg square। Unit of capital G is Newton meter square per kg square। की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। That value is 6.67 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square। तो बच्चों ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों चीजें हो गई। अब आप समझिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत। उस न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना होगा? मास दिए गए होंगे 2 बॉडीज के और उनके बीच की डिस्टेंस दी गई होगी और आपको फोर्स निकालना होगा, या फिर फोर्स दिया गया होगा, मास दिया गया होगा और डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला हमको यही यूज करना है। और ये भी हो सकता है कि उसमें से एक बॉडी का मास दिया गया हो, फोर्स दिया गया हो, डिस्टेंस दी गई हो और हमको दूसरी बॉडी का मास निकालना हो। तो इस पे बेस्ड आप एप्लीकेशंस जो हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़रूर करिएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ग्रेविटेशन में आप इससे ज़्यादा आगे और मतलब बिना इसको पढ़े आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब हम क्यों यूज़ करते हैं? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? व्हाई वी यूज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अभी हमने आपको बताया था कि विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स ना ही हमारी गैलेक्सी हो सकती है, ना सोलर सिस्टम हो सकता है, ना ही अर्थ हो सकती है। क्या क्या करता है ये? द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमको अर्थ से बाइंड करके रखता है, अर्थ पे हमको टिका के रखता है, बाउंड करके रखता है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है, जो हमें रात मिल रही है, हमको रात में चांदनी रात मिल रही है, पूर्णिमा मिल रही है, वो भी किसकी वजह से है? ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड ही प्लैनेट मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ना होता तो सन सेंटर पे नहीं होता, सारी चीजें सन के अराउंड मूव नहीं करती।
नेक्स्ट, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। बच्चों आपने समुद्र पे देखा होगा, समुद्र पे गए होंगे, वहाँ पे टाइड्स आती हैं, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आती हैं। 24 आवर्स में 2 टाइम्स आती हैं। दैट इज आल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितनी भी प्रैक्टिकली लाइफ हम देखते हैं अर्थ पे, वो सारी की सारी जो है वो बेसिकली जो है इनडायरेक्टली वो ग्रेविटेशन से ही बंधी हुई हैं। वो हमें ग्रेविटेशन दिखे या ना दिखे, बहुत सारी जगह हमें दिख जाता है, बहुत सारी जगह ये नहीं दिखता है। तो थैंक यू बच्चों, और इसकी आगे की सीरीज देखने के लिए, आगे के टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।